पढ़ाई कर ली, भगवान को याद कर लिया। चलो बताओ कल क्या पढ़ा अपन ने? माइक कौन है? प्राकृतिक वर्ण के प्रकार। यस, अब अपन इस चैप्टर में एंडिंग की तरफ आ गए। हेडिंग डालेंगे बेटा भूवैज्ञानिक समय सारणी। अच्छा देखो अपन ने क्या किया, 4.5 बिलियन वर्ष पहले क्या बनी थी? धरती बनी थी। और अभी तक का अभी का समय अपन 0 मान रहे हैं, ठीक है। मतलब 4.5 बिलियन वर्ष से लेकर अभी तक के समय को अपन क्या करेंगे? विभिन्न कालांतर में बांटेंगे। मतलब ये समझो जैसे अपन को पहले अपन ने वर्ष में बांटा, वर्ष को महीनों में, महीनों को वापस दिन में, दिन को घंटों में, ऐसे ये भूवैज्ञानिक समय सारणी चलती, ठीक है। अपन ने क्या किया बेटा, जो ये 4.5 बिलियन वर्ष का समय है धरती को बने हुए, उसको अपन ने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। पहला भाग कहलाता है क्रिप्टोजोइक। पहला भाग क्या कहलाएगा? क्रिप्टोजोइक। क्रिप्टोजोइक। और दूसरा भाग कहलाता है फेनेरोजोइक। क्रिप्टोजोइक तथा अब ये क्रिप्टोजोइक या फेनेरोजोइक क्या बेटा? क्रिप्टोजोइक तो वो समय है जहां का हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उस समय के कोई जीवाश्म हमारे पास नहीं है। इस समय का हम केवल अंदाजा लगाते हैं, यार ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। और ये वो समय है जहां से हमको क्या मिलना शुरू हो गए थे? जीवाश्म मिलना शुरू हो गए थे। मतलब यहाँ के बाद की, इस समय के बाद की धरती पे क्या क्या हुआ उसके पुख्ता सबूत है हमारे पास। और इस समय में धरती पर क्या हुआ इसका हम केवल क्या लगाते हैं? अंदाजा लगाते हैं। अब क्रिप्टोजोइक को वापस अपन ने 2 भागों में बांटा। एजोइक वक्त वो समय है जब जो यानी कि जीवन था ही नहीं। इस समय धरती पर जीवन नहीं था। ये वो 500 मिलियन वर्ष का समय है। अपन ने कहा था ना धरती बनने के 500 मिलियन वर्ष के बाद क्या हुआ था? धरती पर जीवन आया था। तो 500 मिलियन वर्ष तो धरती पर जीवन नहीं आया था ना धरती बनने के, ये वो 500 मिलियन का समय है। और अब बात करते हैं दूसरी, प्रोटियोजोइक। ये वो समय बेटा जब धरती पर पहली कोशिका आ गई थी। प्रोटियोजोइक मतलब पहली जो अपनी होती ना प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक तुमने से मेरे को किसी ने पूछा था कि मैडम है ना एनसीईआरटी में कैप्सूल कुछ दिया हुआ है, पूछा था। हाँ, ये वो कैप्सूल कुछ नहीं है, वो यूं कह रहे कि देखो प्रथम कोशिका तो बन गई, 2 बिलियन वर्ष पूर्व क्या आ गई? प्रथम कोशिका आ गई। लेकिन वो कोशिका, वो कैप्सूल, वो कोशिका को ही कैप्सूल बोल रहे हैं कि वो कैप्सूल कब आया? जब कोशिका से कोशिका बनने लगी। शुरू में तो क्या हुआ? रसायनों से क्या बनी? कोशिका। रसायन से कोशिका, रसायन से कोशिका बन रही, कोशिका बन रही। हर नई कोशिका रसायन से बन रही थी। लेकिन उस समय का पता नहीं है जब कोशिका से क्या बनने लग गई? कोशिका। मतलब कोशिका में विभाजन की पावर कब आई ये हमको नहीं पता है, ठीक है। ये बात वहां लिखी हुई है। चलो, तो यहाँ प्रथम हमारी क्या आ गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका आ गई। अब आते फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक को बच्चे अपन ने 3 समय में बांटा, 3 ग्रुप में बांटा है। कौन कौन से? पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। इसका सीक्वेंस पूछा हुआ है एग्जाम में। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ पीएमसी कि पहले पेलियोजोइक आया, फिर मीजोजोइक आया और फिर कौन आया? सीनोजोइक।
आप ऐसे भी आ जा सकते हो, जो पहले आया वो पेलियोजोइक है, जो मध्य में आया वो मीजोजोइक, और जो में बच गया सीनोजोइक कहाँ आ जाएगा लास्ट में। अभी कौन सा टाइम चल रहा है, अभी सीनोजोइक चल रहा है, समय कौन सा चल रहा है, सीनोजोइक। अब बेटा इनको भी वापस अपन ने पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक को भी वापस छोटे छोटे समय में बांटा है। उसको अपन को ट्रिक से याद करना पड़ेगा, डायरेक्टली अपन से नाम याद नहीं होंगे। अपन को ट्रिक कैसे याद रखनी, आप ये समझो कि आपका एक दोस्त है और वो कार खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है, कार। तो वो श्रीदेवी की कार खरीद रहा है। किसकी कार खरीद रहा है, श्रीदेवी की। अपन उसको सजेस्ट करें कि यार तू क्यों सेकंड हैंड कार खरीद रहा है, तू क्रेटा ट्राई कर। अपन उसको किसके लिए दे रहे, हुंडई क्रेटा आती है ना, तो अपन उसको कह रहे यार तू क्या सेकंड हैंड श्रीदेवी की कार खरीद रहा है, तू क्रेटा ट्राई कर। क्रेटा के जो नए मॉडल आ रहे हैं, क्रेटा थर्ड और क्रेटा फोर्थ, वो ट्राई कर। अपन उसको ये सजेस्ट करें। तो अपनी ट्रिक कैसी है, ऐसी है ट्रिक अपनी, श्री देवी। अब इंग्लिश में लिख दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। देखो, श्री देवी कार पर ट्राई जरा क्रेटा 3-4। ठीक है, श्री देवी कार पर ट्राई जरा क्रेटा 3-4। श्री से हो जाएगा सिलूरियन, सिलूरियन, डेविनियन, इसका में डेवियोनियन होता है, तुम तो अब देवी से याद रख लो। ठीक है, इसका नाम है डेवोनियन। कार से कार्बोनिफेरस, पर से परमेनियन, ट्राइएसिक, जुरासिक। जुरासिक नाम तो तुमने सुना है, ये डायनासोर का गोल्डन पीरियड था। इस समय धरती पर डायनासोर का राज चलता था। क्रेटा से क्रिटेशियस कहते हैं इसको, क्रिटेशियस। 3 से हो जाएगा तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, अगली चीज सुनो। देखो, एक तो ये जुरासिक जो था, डायनासोर का स्वर्णिम काल, डायनासोर का स्वर्णिम काल है, खूब फले फूले थे ये धरती पे। ट्राइएसिक में डायनासोर धरती पर आए थे, डायनासोर का धरती पर प्रकट होना, और इस वाले में इन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया, डायनासोर की समाप्ति। डायनासोर की समाप्ति, डायनासोर खत्म कैसे हुए, कैसे आए, कैसे गए, ये सब अपन अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, विकास के संक्षिप्त विवरण में। ठीक है, तो अभी तुम इतना जानो, श्री देवी का पर ट्राई जरा क्रेटा 3-4। सी से सिलूरियन, देवी से डेवोनियन, कार से कार्बोनिफेरस, पर से परमिनियन, ट्राई से ट्राइएसिक, जरा से जुरासिक, क्रेटा से क्रिटेशियस, 3 और 4 तृतीय चतुर्थक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अपने तो ट्रिक याद करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाम कंफ्यूज है नहीं। ट्राइब एक ही जगह आ रहा है, ट्राइब। तो ट्राई से तो ट्राई ऐसी की होगा, ट से एक ही नाम है बस, वैसे भी समझ में आ गई बात। और क्रेटा वाला तो तुम्हें जान है, क्रिटेशियस तो लास्ट में रखना है, तो पहले वाले सी से कौन हो जाएगा, कार्बोनिफेरस। इसमें से प्रथम 4 जो है वो तो बेटा पर इसके हैं, क्या थे ये, पेलियोजोइक के। प्रथम वाले तीनों तो किसके हैं, चारों जो है वो पेलियोजोइक। 4-3-2 का रेशियो रखना। फिर ये वाले जो तीनों हैं, ये वाले तीनों मीजोजोइक, और लास्ट वाले दोनों, तो बताओ अभी एरा तो चल रहा है सीनोजोइक, और पीरियड कौन सा चल रहा है, चतुर्थक, ऐसा बोलते हैं बेटा। क्लियर, इसमें से शीट में क्वेश्चन दिया हुआ है, डायनासोर धरती पे कब आए, आपको बस ऐसा है, जुरासिक से पहले क्या था, जरा से पहले क्या था, ट्राई करना था, ट्राई जरा। तो डायनासोर आए कब, ट्राइएसिक में, गोल्डन पीरियड जुरासिक, ट्राई जरा क्रेटा, मतलब टाटा बाय बाय कब किया, क्रिटेशियस में, ऐसे। ठीक है, चलो हो गया वो टाइम मेरा, लिखो इसको।
चेंज करो स्लाइड। हर पीरियड में समस्या आती है, साइड का दिख रहा नहीं है ये और वो। अब तो कर लो स्लाइड। आप किनका बाकी एक बार हाथ खड़े करो, आराम से लिखो कल तक, जल्दी करो।
हो गया? चलो अब किन का बाकी है? हो गया। हेडिंग डालेंगे बेटा, विकास का संक्षिप्त विवरण। विकास का संक्षिप्त विवरण। अरे पहले बोल तो लूं, अपन देख क्या रहे हैं? अपन पढ़ेंगे विकास का संक्षिप्त विवरण, ठीक है। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन देखने वाले हैं कि प्रथम कोशिका से मनुष्य तक का सफर कैसे आया। समझ रहे हो तुम? मतलब कि मैंने अपन ने तो पढ़ तो लिया कि कार्बनिक विकास की भिन्न भिन्न जातियां, वो तो कार्बनिक विकास कैसे हुआ वो बताने वाले अनेक अनेक मत थे। अपन यहाँ देखेंगे कि कैसे मछली से उभयचर बने, कैसे उभयचर से सरीसृप बने, कैसे पक्षी बने, कैसे स्तनधारी बने, कैसे हम पहले छछूंदर जैसे छोटे थे, फिर धीरे 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 बंदर तक आए, बंदर से कैसे बने इंसान बने। इसका सफर अपन देखेंगे। एनिमेटेड वीडियो है, चुपचाप देखना। एक भी चू की आवाज निकाली तो वीडियो बंद करके लिखवाने लग जाऊंगी, फिर तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। समझ में आई चीज? कोई भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेगा कि ये तुझसे मैच हो रही है या मुझसे मैच हो रही है, वो सबसे ही मैच होगी, क्योंकि हम सब जो है मनुष्य हैं और हम सब के पूर्वज जो थे वो क्या थे? सेम थे। ठीक है। बाद में तुमको जो अपने दोस्त को नाम देना है, जिस अवस्था का नाम देना है, क्लास के बाद दे देना, क्लास में मुंह बंद रखना। ओके? होती है, वैसे ही हमारी पृथ्वी की भी एक कहानी है। लास्ट वीडियो में हमने बिग बैंग के बारे में बात की थी। बिग बैंग होने के बाद यूनिवर्स फैलता चला गया, जिससे स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट का निर्माण हुआ। हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण भी इसी से हुआ था। हीलियम और हाइड्रोजन जैसे लाइट एलिमेंट से सूर्य बना और हैवी एलिमेंट से प्लैनेट बन गए। आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी एक रॉकी मास स्ट्रक्चर के रूप में सन के चक्कर लगा रही थी, जिस पर किसी जीव का होना पॉसिबल ही नहीं था। सुपरनोवा रेडिएशन की वजह से पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी। उसकी सरफेस पर वोल्केनिक इरप्शंस होने लगे और साथ में काफी सारे वोल्केन पृथ्वी की सतह से टकराने लगे। इस दौरान पृथ्वी इतनी गर्म हो चुकी थी कि वो पिघलने लगी। हेवी एलिमेंट्स जैसे कि आयरन पिघल के पृथ्वी के सेंटर में आ गए और हल्के एलिमेंट पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंच गए। इस सब ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पृथ्वी की लेयर्स बनी। यह माना गया है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान मार्स के टाइप का एक प्लैनेट हमारी पृथ्वी से टकरा गया था, जिसकी डस्ट से एक बड़ा सा बादल बना, जिससे धीरे धीरे चंद्रमा का रूप ले लिया और पृथ्वी की चक्कर लगाने लगा। पृथ्वी से टकराने वाले भूकंप अपने साथ वो न्यूट्रंस लेकर आए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी थे। आज से 3.9 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का निर्माण। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होता गया और रोज शांत होती गई। इस समय पृथ्वी की रोटेशन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक दिन सिर्फ 15 घंटों का होता था। समय के साथ पृथ्वी और ठंडी हो गई और इसी के साथ समुद्र और द्वीप का निर्माण हुआ। लगभग 3.2
2.4 बिलियन ईयर्स पहले फोटोसिंथेटिक जीव जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। पानी के अंदर इन जीवों ने स्ट्रोमेटाइट्स जैसी रॉक्स का निर्माण किया, जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज किया और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया। अब तक केवल पानी के अंदर ही जीवन था, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर रेडिएशन से बचने का कोई तरीका नहीं। तुम्हें सुनाई दे रहा है क्लियर? एटमॉस्फेयर में मीथेन सबसे ज्यादा थी। नहीं दे रहा? मीथेन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन सुनाई दे रहा? डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कम मात्रा में होने के कारण ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव एक्चुअली में क्या ये हिंदी है ना, हिंदी में इतना क्लियर नहीं आएगी आवाज, क्योंकि एक्चुअली में ये एनिमेटेड वीडियो इंग्लिश में होती है और हिंदी में इसको ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इसलिए आवाज इतनी क्लियर नहीं होती है। तो इंग्लिश वीडियो देखनी है, आवाज कम कर दूं यूं, बस खाली अपन वीडियो देख लेंगे ऐसा। माइक हटा दूं? ओके। अभी बहुत कम था, जिस वजह से अर्थ जमने लगी और आखिर 300 मिलियन ईयर्स तक वो बाहर के गोले में तब्दील हो गई। ये पृथ्वी का पहला आइस एज था। इस दौरान ऑक्सीजन बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन लेयर काफी स्ट्रॉन्ग हो गई, जिस वजह से अब धरती की सतह पर भी जीवन होने के आसार बढ़ने लगे। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी और पृथ्वी एकदम फिर से सामान्य स्थिति में आ गई। इसके बाद फंगी का निर्माण हुआ और वो खुद को विकसित करने लगे। धीरे धीरे समुद्र में समुद्री पौधे उगने लगे। इसके बाद जमीन पर तरह तरह के पौधों का जन्म हुआ और समुद्र में मछलियों का जन्म हुआ। टिक्टानिक मछली वो पहली मछली थी जो पानी से बाहर सतह पर घूमने लगी। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। क्रोकोडाइल के जैसा फ्लैट था और उसके फिन जमीन पर पैरों की तरह काम करते थे। जमीन पे चलने के कारण ये विकसित हो गए टेट्रापॉड्स बने। टेट्रापॉड्स यानी कि वो जीव जिनके 4 पैर होते हैं, जो धरती पर आसानी से चल सकते थे और आगे चल के विकसित होकर इनसे नए जीव जंतुओं का जन्म हुआ। इसके बाद एक बार फिर से पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे धरती का तापमान और भी ज्यादा गर्म हो गया। लगभग 90% जीव इस बदलाव को सहन नहीं कर पाए और खत्म हो गए। जो जीव इस बदलाव को झेल गए वो एक नई प्रजाति में विकसित हो चुके थे और अब एक नए युग का आरंभ होने वाला था। और वो युग था पृथ्वी के सबसे भारी भरकम शानदार जीव डायनासोर की काफी सारी प्रजातियां थी। कुछ पानी में रहते थे, कुछ जमीन में रहते थे, कुछ हवा में उड़ते थे और यही सब प्रजातियां आगे चलकर नए जीव जंतुओं में विकसित हुई। डायनासोर ने काफी लंबे वक्त तक पृथ्वी पर राज किया और फिर एक दिन एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह से टकरा गया, जिस वजह से तापमान गिरने लगा और पृथ्वी पर रहने वाले अधिकतर बड़े जीव इसकी चपेट में आ गए। इसी के साथ पृथ्वी के विशालकाय जीवों का अंत हो गया। ये भी सीख ही लो। मतलब ये ऐड तुम्हें दोनों ऑप्शन दे रहा है, नीरज चोपड़ा बनना है, ये आ गया। इसे एक नई प्रजाति को पढ़ने बोलने का अवसर मिला। वो प्रजाति थी मैमथ की। मैमथ ने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। इस महाविनाश के बाद धरती धीरे धीरे सामान्य होने लगी और आसानी से समझने के लिए हम एक बार टाइमलाइन को देख लेते हैं। आज से 3.9 बिलियन ईयर्स पहले एटमॉस्फेयर बना, जिसके बाद एक कोशिकाई जीव यानी कि सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। उसके बाद 2.4 बिलियन ईयर्स पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया का जन्म हुआ, जिससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा। उसके बाद ग्रीन एसिड की उत्पत्ति हुई, जिसने खुद को विकसित करके समुद्री पौधों को उत्पन्न किया। उसके बाद पहला मल्टी सेल्युलर जीव यानी कि बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। उसके बाद पृथ्वी फिर से एक बार बर्फ का गोला बन गई। फिर लगभग 590 मिलियन ईयर्स पहले प्रोटोजोआ पैदा हुए,
पूर्वज थे। उसके बाद एलियंस का जन्म हुआ जो कि जेलीफिश के पूर्वज थे, जो कुछ सालों बाद विकसित होकर जेलीफिश बने। इसके बाद तरह तरह के कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति हुई और इसी समय सतह पर उड़ने वाले पौधों का निर्माण हुआ। लगभग 375 मिलियन ईयर्स पहले एक तार्किक फिश का जन्म हुआ जिससे टेट्रापॉड्स बने और टेट्रापॉड्स आगे चलकर फिश, डॉल्फिन, सी टर्टल्स, मैमल्स इन सब में विकसित हुए। इसके कुछ सालों बाद कुछ टेट्रापॉड्स एम्फीबियंस में विकसित हो गए और लगभग 330 मिलियन ईयर्स पहले कुछ टेट्रापॉड्स विकसित होकर जोरासिड्स बने जो कि डायनासोर्स और बर्ड्स के पूर्वज थे और कुछ टेट्रापॉड्स विकसित होकर सिनैप्सिड्स बने जिनसे मैमल्स की उत्पत्ति हुई। इसके बाद डायनासोर्स की दुनिया शुरू हुई। कुछ सालों बाद प्रोटोडेनियंस इवॉल्व हुए, विकसित हुए और ये सिलसिला कुछ सालों तक ऐसे चलता रहा। फिर लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉयड गिरने से डायनासोर के युग का अंत हुआ। उसके बाद इंडो हाइस विकसित हुए और उनके विकसित होने से फेल्स की उत्पत्ति हुई। फेल्स के पूर्वजों ने खुद को पानी में जाके विकसित किया। पहली फेल का नाम पैकीफीटस था जो कि एक जमीन पे चलने वाला जीव था और पानी में जाके खुद को धीरे धीरे उसने फेल में तब्दील किया। इसके बाद बटरफ्लाइज का जन्म हुआ और धीरे धीरे एप्स, डियर, जिराफ, हाइना, गिबन, ओरांगुटैन विकसित होते होते गोरिल्ला, ज़ेब्रास, एलिफेंट्स, लॉयन और कंगारू जैसे जीव अस्तित्व में आए। आगे चलकर इसी तरह विकसित होते होते कई प्रजातियां बनी और इस तरह हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। पहले क्लास, ठीक है। कुछ समझ में आया? पहले अपन थे मछली, फिर बने अपन उभयचर, फिर बने अपन सरीसृप और सरीसृप से फिर किनका विकास हुआ? स्तनधारियों का। यही अभी भी अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो हेडिंग डाल दी तुमने, विकास का संक्षिप्त विवरण। आज बच्चों देखो इधर जल्दी से फटाफट, क्योंकि तुमने वीडियो देख ली तो अपनी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। विकास के संक्षिप्त विवरण में सबसे पहले कहानी चलाएंगे अपन 2 मिलियन ईयर्स एगो। इसको मैं ऐसे लिखूं, सॉरी 2 मिलियन नहीं, 2 बिलियन, 2 बिलियन ईयर्स एगो, या फिर मैं लिख दूं 2000 यानी कि 2000 मिलियन साल पहले। क्या हुआ था 2000 मिलियन साल पहले? 2 बिलियन साल पहले कौन सी घटना हुई थी? 2 मिलियन साल पहले आ गया था प्रथम कोशिकीय रूप, याद आया? और प्रथम अकोशिकीय रूप कब आया था? 3 बिलियन वर्ष। तो 2 बिलियन वर्ष को बच्चे ऐसी कहानी है, 2000 मिलियन साल पहले प्रथम क्या आ गया? कोशिकीय रूप आ गया। फिर 1500 साल अपन स्किप कर देंगे, जंप लगाएंगे और सीधे आ जाएंगे अपन किस पे? 500 मिलियन वर्ष को। कि 500 मिलियन वर्ष मतलब 1500 साल में क्या हुआ है? 1500 साल में प्रथम आर्की बैक्टीरिया आ गया, साइनोबैक्टीरिया आ गया, फिर उनसे क्या आ चुके हैं? एक कोशिकीय यूकेरियोट आ गए, पादप आ गए, जंतु आ गए। जंतु में सारे के सारे अकशेरुकी आ गए। कौन आ गए? अकशेरुकी। तो 500 मिलियन साल पहले किसका विकास हो गया बेटा? अकशेरुकी जंतुओं का
विकास हो गया। समझ में आई बात? फिर 150 साल जंप कर जाओ, 150 साल क्या, 150 मिलियन साल जंप कर जाओ और डायरेक्ट आ जाओ किस पे, 350 पे। 350 पे किनका विकास हो गया? कशेरुकी जंतु आ जाते हैं, कशेरुकी जंतु। ठीक है, कशेरुकी जंतु में सबसे पहले मछलियां आई, लेकिन मछलियों में वो मछलियां आई पहले जबड़ा विहीन मछलियां। कि मैडम ये जबड़ा विहीन मछलियां क्या होती है? देखो जो नॉर्मल मछलियां होती है उनमें जबड़े होते हैं, जबड़ा समझते हो ना, ये हमारे दांत कहाँ है, हमारे जबड़े में। नॉर्मल मछलियों के भी दांत कहाँ होते हैं? उनके जबड़े में होते हैं। लेकिन जबड़ा विहीन मछलियां वो मछलियां होती है जिनमें रीढ़ की हड्डी तो है, इसलिए वो कशेरुकी है, लेकिन उनमें जबड़ा नहीं है। अब जबड़ा नहीं है तो दांत कहाँ है? फिर दांत पूरे मुंह में ही फैले होते हैं, मतलब ये वो आ करे तो आपको पूरे मुंह के अंदर ही क्या दिखेंगे? उनके दांत दिखेंगे। ये तुम एनिमल किंगडम में पढ़ा भी होगा तुमने। हाँ तो नहीं, 11th में ही पढ़ के आए हो क्या? कितने जने डायरेक्ट ओपन दे के आए 12वीं? 12वीं ओपन से किस किसने दी? मतलब तुम सबने तो 11th पढ़ी है, क्योंकि जो 12वीं ओपन देता है वही 11th नहीं पढ़ता है। तो तुम सब कैसे कह रहे हो नहीं पढ़ी? अब भी तुमने बोला 11th नहीं पढ़ी, और वापस मैंने सेकंड टाइम क्वेश्चन पूछा तो एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। कितने जनों ने 12वीं ओपन से दी थी? तो फिर कैसे 11वीं नहीं पढ़ी? ओ बासा, पैर नीचे। बासा ही बोलेंगे ना, हमारे इधर तो बासा ही ऐसे बैठते हैं, एक पाँव यूं मोड़ के दूसरा पाँव यूं लेके। इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको इनका सम्मान करना चाहिए। इस उम्र में भी इन्होंने हार नहीं मानी और एग्जाम लगातार दे रहे। वेरी गुड, आप जरूर पास होंगे एक दिन। उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद भी परीक्षा देना छोटी बात नहीं होती है। ओपन से दी थी क्या 12वीं? डायरेक्ट दी थी, वेरी गुड, तब तो हम आपका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। 11वीं में एक टॉपिक होता है एनिमल किंगडम, जंतु जगत, ठीक है, उसके अंदर 11वीं में पढ़ा है। मैं मानती हूँ कि मैडम मैडम आपको ये क्वेश्चन पूछते शर्म आनी चाहिए। हमको 2 घंटे पहले का याद नहीं है और आप 2 साल पहले का पूछ रहे हो, तो ये गलती मेरी है कि जब बच्चों को 2 घंटे पहले क्या पढ़ा था वो याद नहीं है और मैं 2 साल पहले का पूछूं, तो ये गलती किसकी है? मेरी है। अब तुमको एनिमल किंगडम इस साल तो पढ़ोगे, अर्चना मैडम पढ़ाएंगे तुमको एनिमल किंगडम। उसमें तुम पढ़ोगे एक नेफोस्टोमेटा, एक ग्रुप आता है जिसमें जबड़ा विहीन मछलियां होती है। तुम जबड़ा विहीन मछलियां देख लो, बाकी तुमको डिटेल मैडम पढ़ाएंगे। देखो ये देखो, ये जबड़ा विहीन मछलियों का मुंह है, ये दिख रहा है, ये दांत दिख रहे हैं इसमें, ये देखो ये ऐसा इनका मुंह में दांत होते हैं, पूरे मुंह में दांत फैले होते हैं। ये बड़ी मछलियों की बाह्य परजीवी होती है, दिख रही मछली, जैसे झोंक नहीं चिपकती झोंक, वैसे ही ये सत्य मछलियों के ऊपर परजीवी होती है। जबड़ा विहीन मछलियां सत्य मछलियों के ऊपर ऐसे काट देती, दांत गड़ा देती है और उनमें से क्या पीती है? उनका रक्त पीती है, बाह्य परजीवी होती है। ये जोलस फिश, इनको अपन कहते हैं जबड़ा विहीन मछलियां। ये मछली तो कौन सी सत्य मछली है? फिशिज, जिसको अपन कहते हैं, ये सत्य मछली है और ये क्या है? जबड़ा विहीन मछलियां। तो 350 साल पहले कौन आ गई? ये जबड़ा विहीन मछलियां जो है वो आ गई। कशेरुकी जंतु में कौन आई पहले? जबड़ा विहीन मछलियां। फिर जबड़ा विहीन मछलियों से विकास हुआ बेटा किनका? सत्य मछलियों का। किनका विकास होता है? सत्य मछलियों का। दिख रहा है बहुत, ठीक है, सत्य मछलियां आ गई, ठीक है। अब बेटा सत्य मछलियों में एक मछली थी, नाम था सिलोकेंट। क्या नाम था? एक मछली है बेटा सिलोकेंट, ठीक है, मैं आगे लिखी हूँ, इससे आगे का यह लिखा मैंने सिलोकेंट। सिलोकेंट के बारे में जानेंगे। और ये सिलोकेंट मछली जो थी ना, इसके फिन्स बहुत मजबूत थे। कि मैडम फिन्स का मतलब देखो, जैसे एक नॉर्मल मछली अगर अपन ये फोटो वोटो बनाए उस मछली की, तो अपन ऐसे बनाएंगे फिन्स, ऐसे ऐसे बनाएंगे उसके फिन्स। लेकिन ये जो सिलोकेंट मछली थी ना, इसमें क्या था, मैं फोटो भी दिखाऊंगी इसकी। इसमें पहले अस्थियों का बना ऐसा एक सॉकेट था, ऐसा एक सॉकेट था, हड्डियों का बना सॉकेट था। फिर उसमें से क्या निकलते थे? फिन्स निकलते थे ऐसे। पहले अस्थियों का बना एक सॉकेट, फिर उसमें से फिन्स, फिर सॉकेट, फिर उसमें से फिन्स।
समझ में आई बात? तो उसकी वजह से क्या होता था, ये मछली जो थी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती थी। क्या गलत इस्तेमाल करती थी अपनी शक्तियों का? ये उन चारों फिन्स को क्या करती थी, चार पांव के जैसे यूज करती थी, क्योंकि हड्डियां थी ना, हड्डियां थी तो वो ऐसे यूं नहीं होते थे, वो फिन्स ऐसे खड़े थे, चारों पांव पे चल के टक 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 पानी से बाहर किससे सब लोग। थोड़ी देर सांस रोकी और कहां आ जाती, पानी से बाहर। समझ में आई बात? सिलोकेंट मछली नाम है इसका। क्या नाम है इस मछली का? सिलोकेंट। और बेटा हम इसको आधुनिक उभयचरों की पूर्वज मानते हैं। तो मुझे ये बताओ उभयचर क्या होता है? उभयचर किसको कहते हैं? जो पानी में रहे तो सांस लेने के लिए बाहर आने की जरूरत ना पड़े, और जमीन पे हो तो सांस लेने के लिए पानी में जाने की जरूरत ना पड़े, वो दोनों जगह क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, उनको अपन उभयचर। एग्जाम्पल बता दो जल्दी से। मेंढक, ठीक है? क्या? कछुआ? अगर कछुआ उभयचर है तो फिर तो मनुष्य भी उभयचर ही हुआ। मगरमच्छ भी उभयचर है तो मनुष्य भी उभयचर है, तू भी उभयचर। मैं वापस याद दिला दूं, मैंने अभी परिभाषा बोली थी। मैंने कहा था वो जंतु उभयचर है जो पानी में रहे तो सांस लेने के लिए बाहर ना आना पड़े, और बाहर हो तो सांस लेने के लिए पानी में ना जाना पड़े। हम मैमल्स हैं, हम तैर नहीं सकते क्या? हमारे कितने सारे सदस्य तैरते हैं, लेकिन क्या वो पानी में सांस ले सकते हैं क्या? नहीं, एक सांस भर के फिर तैरते हैं, या फिर बीच बीच में सांस लेने के लिए कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। समझ में आ रही बात? मछली पानी में रहती है, जमीन पे आ भी गई तो तुरंत पानी में भागेगी वापस। क्यों? क्योंकि उसको पानी से बाहर सांस नहीं ले सकती। लेकिन ये जो मेंढक होते हैं ना, ये जब पानी से बाहर होते हैं तो फेफड़ों से सांस लेते हैं, और जब पानी के अंदर होते हैं तो डायरेक्ट त्वचा से सांस लेते हैं। मगरमच्छ को आप देखना, पूरा शरीर पानी में डूबा होगा लेकिन नथुना पानी से बाहर होता है, क्योंकि वो उसके पास लंग्स है, वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। कछुए और ये होते हैं ना, पहले बाहर सांस भरते हैं और फिर शिकार के लिए कहाँ जाते हैं, अंदर। वो केवल भोजन की तलाश में पानी के अंदर है, वो जलीय प्राणी नहीं है। सांस लेने के लिए तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, बाहर। तो मगरमच्छ, कछुआ, ये सब सरीसृप है, सरीसृप। समझ में आई थी? आओ इधर। तो सिलोकेंट मछली जो है, इसके फिन्स कैसे हैं, लोब फिन्स। ऐसे फिन्स को क्या कहते हैं, लोब फिन्स, जो कैसे होते हैं, अत्यधिक मजबूत। और इनकी वजह से ये क्या कर सकती थी, पानी के बाहर आ जा सकती थी, मतलब पानी के बाहर इसलिए रहती थी, जाके वापस आती थी। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, आधुनिक उभयचरों की पूर्वज। पहले इसको क्या माना जाता था, पहले इसको विलुप्त माना गया कि अब ये धरती पर पाई नहीं जाती है। क्योंकि हमने ऐसी मछली देखी नहीं कभी जो पानी से बाहर आके सांस लेके वापस अंदर जा रही हो। हमने कहा भाई ये मछली तो नहीं मिलती, क्योंकि हमको इसकी अस्थियां मिली थी, जीवाश्म मिले थे ऐसे कि भाई जीवाश्म में हमको पता चला ना कि इसके फिन्स में भी क्या थी, हड्डियां थी, और ये जीवाश्म हमको कहाँ मिले, पानी से काफी दूर मिले। इसका मतलब ये पानी से बाहर आ जा सकती थी। हो सकता है ना कि कोई सिलोकेंट पानी से बाहर आई हो और शिकारी ने उसका शिकार कर लिया और वही मर गई, इससे हमको जीवाश्म से पता चला। लेकिन हमने इसको पूरा तरीके से क्या मान लिया कि ये तो मृत है। क्यों? क्योंकि ये कब पाई जाती है, 350 मिलियन साल पहले। 350 में एक जीरो और लगाओ, 3500, मतलब ये मछली मिलती थी 3500 लाख साल पहले। कब मिलती थी? 3500 लाख साल पहले मिलती थी। हमने कहा भाई अब तो नहीं मिलती है दुनिया में, लेकिन 1938 की बात है। कहाँ की? साउथ अफ्रीका की। वहां का मछुआरा मछली पकड़ रहा था और उसकी मछली, उसके झाल में एक बड़ी सी अजीब सी मछली फंस जाती है। वो देख के डर जाता है कि यार ये क्या है। वो उसको बाहर निकालता, बाहर तो वो मछली के साथ आई गई थी, मर गई थी, और मरी हुई थी, ठीक है, मतलब रिसेंटली मरी थी, उस समय जिंदा थी वो मछुआरा, बाहर आके मरी। तो उसने वो मछली को ले जाके और फिशरी डिपार्टमेंट को सौंप दिया कि भाई पता नहीं क्या बला है और खा खा के मर जाएंगे कहीं। तो उनको सौंप दिया कि भाई देखो ये अजीब सी मछली जाल में आई है, अब ये क्या है क्या नहीं है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिशरी डिपार्टमेंट को दे दिया। फिशरी डिपार्टमेंट ने जब उस मछली का एनालिसिस किया तो वो आश्चर्यचकित रह गए। वो मछली कौन थी? सिलोकेंट मछली थी, जिसको पूर्णतया क्या मान लिया गया था, विलुप्त। तो सबको आश्चर्य हुआ ये मछली कहाँ से आ गई। अगर ये अकेली आई है तो मतलब ये एक पकड़ में आई है, इसका मतलब ये अकेली तो होगी नहीं, इसका पूरा कुनबा मौजूद है कहीं ना कहीं। फिर गोताखोरों ने समुद्र में गोते लगाए, बड़ी गहराइयों में, अंधेरे गहराइयों में रहती है,
इसने अपना आवाज चेंज कर लिया। अब ये पानी के आसपास नहीं मिलती है, बल्कि कहाँ मिलती है? अथाह गहराइयों के अंदर, चट्टानों के बीच में रहती है ये मछली। सोचो, जो 3500 लाख साल पहले की मछली मिल सकती है, तो डायनासोर मिलना कौन सी बड़ी बात होगी? वो तो 65 मिलियन साल पहले ही गए हैं। डायनासोर गए हुए कितने साल हुए? 650 लाख साल। डायनासोर को धरती से गए 650 लाख, आए थे 200 मिलियन साल पहले, गए 65 मिलियन साल पहले। ठीक है, तो अगर 3500 लाख साल पुरानी वाली मछली अभी तक जिंदा है, तो डायनासोर का जिंदा होना कौन सी बड़ी बात है? समझ में बात? तो इधर उधर कोई लावारिस अंडे मिले तो उनको अरे पाल मत लेना। पता चला डायनासोर का अंडा निकला। मैंने मूवी देखी थी हॉलीवुड की, ऐसे ही वो अंडा मिलता है और बाद में वो अंडा किसका निकलता है? डायनासोर का, उसमें से डायनासोर निकल जाता है। खैर वो तो बड़ी ही काल्पनिक चीजें, एक बार अगर आप देख के उसको सच्ची मान लो फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाए। समझ में आई चीज? तो 1938 में दक्षिणी अफ्रीका के मछुआरे के द्वारा जिंदा पकड़ी गई। मछुआरे द्वारा ये क्या पकड़ी गई? जीवित पकड़ी गई। ठीक है, अब क्या होगा? अब सिलोकेन मछली थी, सत्य मछलियों से किसका विकास होगा है भाई? अब उभयचरों का क्या हो गया है? विकास। अब उभयचर से कौन बनेंगे? सरीसृप का विकास होगा ना। लेकिन एनसीईआरटी ने डायरेक्टली ये नहीं लिखा है कि सरीसृपों का विकास हो गया। एनसीईआरटी लिखा है ऐसे जीवों का विकास हो गया जिनके अंडे पर कवच था। कवच युक्त अंडे देने वाले, कवच युक्त अंडे देने वाले। बताओ, क्या मेंढक के अंडों पर कैल्शियम का कवच होता है? नहीं होता। कैल्शियम युक्त, कवच युक्त अंडे देने वाले जीव केवल दो ही है, सरीसृप और पक्षी। पक्षियों के भी अंडे पर किसका कवच होता है? कैल्शियम का। और सरीसृप के भी। तो बता मैं क्या बोली थी? फर्स्ट डे तेरा क्लास में, न्यू एडमिशन, तो फिर क्या हुआ? नाराज है मेरे से यूं? तो तू पढ़ भी नहीं रही है, तू कब से खेल रही है उस बैग के साथ। सरनेम क्या है तेरा? तेरा नाम क्या है? क्या बोल रही है? प्रेमलता। सरनेम? चौधरी। तू चौधरी, मैं नागदार, फिर तो खानदानी दुश्मनी भी नहीं है। फिर तेरी क्या तकलीफ है भाई? है? फिर तू क्यों नहीं पढ़ रही है? मैं कब से देख रही हूँ तू बैग से खेल रही है, पीछे भी नाश्ता कर रहे हैं। भाई साहब क्या लाए हो ऐसा? चश्मे वाले भाई साहब मुझे मरोड़ रहे, उन्हीं से बात कर रही हूँ मैं। हाँ, अभी चिटिया कलैया कर रहे हैं जो ही, उन्हीं से, उन्हीं से बात कर रही हूँ मैं। ऐसा क्या लाया नाश्ते में जो खत्म ही नहीं हो रहा है? आसपास वाले देख, शक्लें देख इनकी, तरस खा इन पे। है? कब से अकेले अकेले खा ही जा रहा है। मैं सोचू बच्चे का नाश्ता अब खत्म हो, अब खत्म हो, अब खत्म हो। कैसरोल भर के लाया है क्या पूरा? क्लास में ध्यान दे बेटा, ठीक है ना? चलो एक बार इतना लिखो फिर आगे चलो। ये कह रहा है मैडम आपको सब पता चल जाता है क्या? पता चलने की जरूरत कहाँ है बेटा? वो सामने जुगाली कर रहा था, मुंह चल रहा है उसका, पता ही चल रहा है। मैडम पानी में तो ऑक्सीजन ही नहीं होती। शाबाश, वेरी गुड। इकोलॉजी पढ़ ली? फिर अर्चना मैडम से नहीं पूछा तुमने कि मैडम किसकी बीओडी बढ़ा रहे हो और कम कर रहे हो जब पानी में ऑक्सीजन ही नहीं है तो? है?
हो गया? करो स्लाइड चेंज। किनका बाकी है? एक बार हाथ खड़े करो। परसों अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है? फिर एक दिन का जीवों में जनन, और ये मतलब अपन कब फ्री हो जाएंगे? बुधवार को। बताओ अपसारी और अभिसारी विकास क्या है? अपसारी में क्या होता है? अपसारी में आप कहोगे कि उत्पत्ति में सेम होते हैं, लेकिन कार्य में क्या होते हैं भाई? अलग। उत्पत्ति में सेम और कार्य में अलग, उनको अपन क्या कहते हैं? अपसारी। समझा? अंग समझात, अंग समझाते हैं, लेकिन विकास कौन सा है? अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलना। तो आप तो क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यार ये अपसारी है अभिसारी, तो ये इमेजिन करो वो क्या कह रहा है? उत्पत्ति समान कह रहा है, फिर कार्य अलग अलग बोल रहा है। उत्पत्ति समान, कार्य अलग, मतलब ये फैलने को तो अपसारी कहते हैं। और आपको बोले उत्पत्ति में अलग है लेकिन समान अनुकूलन दिखा रहे हैं, अनुकूलन समान है, लेकिन उत्पत्ति में क्या, अलग अलग जगह से आके एक अनुकूलन दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह से एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब ये अभिसारी है। ऐसे करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो यूं कह रहा है कि एक ही थे लेकिन फिर बिखर गए, अपसारी। वो कह रहे हैं अलग अलग थे लेकिन समान अनुकूलन दिखाने आ गए, तो अभिसारी। ऐसे करना है इसको, ठीक है? 2 मिनट बाकी, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि अपने को आराम रहेगा आगे। हाँ, सिलोकेंथ की फोटो, ओके।
ये सिलोकेन फिश है, ये वो जो पकड़ी जाती है ना समुद्र में, देखो इसकी साइज देख लो आप। ये सिलोकेन, ठीक है। ये इसके वो फिन्स जिसको अपन ने लोब फिन बोला ना, वो वाले कैसे दिखे, इसमें भी दिखेगा, देखो इसमें ये देखो। पहले इसमें आप जान दोगे ना, तो पहले देखो ये सॉकेट बना हुआ है, ये रहा ये, और इसमें से क्या निकल रहे हैं, ये फिन्स निकल रहे हैं। ये बड़ी फिश है, इसको क्या कहते हैं अपन, सिलोकेन, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी कल देखते हैं, जो भी परसों। सेव नहीं किया ना।